वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखो, हम जनरली सेंट्रल इंडिया वर्ड यूज करते नहीं है। वैसे सब जानते हैं कि भाई नर्मदा तो सेंट्रल इंडिया में बहती है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम पेनिनसुलर ही बोलते हैं उसे भी। ठीक है, तो अब पेनिनसुलर इंडिया मतलब क्या? पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये है पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि पेनिनसुला बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, और ये तीन तरफ से पानी से घिरा है। यहाँ अरब सागर, नीचे इंडियन ओशियन, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल। अब पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप देखें तो आपके लेफ्ट में वेस्ट होता है, राइट में ईस्ट होता है। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये किस तरफ बह रही है? ईस्ट में बह रही है। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम नहीं लिखे, क्योंकि ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। लेकिन कुछ नदियां हैं जो इस तरफ बह रही हैं, नर्मदा, तापी, ये सारी जो नदियां हैं, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ बह रही हैं। तो अगर पश्चिम की तरफ बह रही हैं तो कहाँ गिरेंगी? अरब सागर में गिरेंगी, अरेबियन सी में गिरेंगी। और अगर ईस्ट में बह रही हैं तो कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कोई डाउट यहाँ पे? तो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही। इनके नाम एकदम ऐसे याद रख लो जैसे बिल्कुल आप भूलोगे ही नहीं कभी। नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके सारी नदियां देखते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, किसका? नर्मदा का। ये नर्मदा नदी यहाँ से निकली अमरकंटक से, जो एकदम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, अमरकंटक। उसके बाद ये जो नदी है ये किस तरफ बह रही है? ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। फिर ये आगे पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करके लगभग यहाँ गई। अब ये जो स्टेट है ये महाराष्ट्र है, ये जो स्टेट है ये महाराष्ट्र है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि नर्मदा नदी सबसे पहले तो, अच्छा थोड़ा सा इसका पानी छत्तीसगढ़ में भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी इसका बेसिन आता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकली, और अमरकंटक छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। तो इस नदी का जो पानी है, अब यहाँ पे पानी का मतलब क्या है? कई ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, एक बेसिन होता है नदी का। जैसे मान लो कोई नदी है, उसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, तो वो पूरा उसका एक बेसिन होता है, जितना वो एरिया ड्रेन करती है। तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, वरना क्योंकि वेस्टर्न फ्लोइंग है तो ऐसा नहीं है कि नदी यहाँ जा रही है, नदी छत्तीसगढ़ में नहीं आ रही, नदी तो वेस्ट में जा रही है। लेकिन इसका जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ में भी एक्सटेंड करता है थोड़ा सा, ये मैं कह रहा हूँ। तो नदी जो है ये यहाँ से निकली, मध्य प्रदेश को क्रॉस करा, फिर महाराष्ट्र में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, और फिर ये चली गई गुजरात। अब गुजरात में कहाँ पे गई है? गुजरात में ये कौन सा एरिया है? इसे बोलते हैं साउथ गुजरात, ये साउथ गुजरात है। ठीक है, और वो यहाँ पे गिर गई। ये क्या है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा गुजरात स्टडी करना पड़ेगा। देखो गुजरात जो है ना, ये गुजरात है, ये आप देख रहे हो ऊपर, ये कच्छ है, ये मैं इसको अलग रंग दे रहा हूँ, ये कच्छ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। ये जो एरिया है ये वाला पूरा, इसे इसके दो नाम है, या तो आप इसे काठियावाड़ बोल सकते हो या आप इसे सौराष्ट्र बोल सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, या तो आप इसे काठियावाड़ बोल लो या सौराष्ट्र बोल लो। तो ये काठियावाड़ हो गया और ये कच्छ हो गया, KU। कच्छ और काठियावाड़ के बीच में ये गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पे देखिए ये जो गल्फ है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे। पहले इसे गल्फ ऑफ खंबत भी बोलते थे, गल्फ ऑफ खंबात, अब इसे गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं। तो जो भी हमारी इस तरफ नदियां बह रही हैं वेस्ट की तरफ, वो सारी की सारी, नर्मदा हो, तापी हो, माही जिसे माही सागर भी बोलते हैं, साबरमती हो, ये सारी की सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? ये गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं, यहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, जैसे माही रिवर का मैं बताऊं, माही रिवर ऐसे जाती है, फिर वापस आती है, फिर यहाँ गिर जाती है, तो माही भी यहाँ पे गिरती है। नर्मदा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे गिर गई। ठीक है, तापी जो है वो भी यहाँ गिर जाती है। उसके बाद एक और बची साबरमती, तो साबरमती भी ऐसे गिर जाती है यहाँ पे। तो चारों की चारों जो नदियां हैं वो यहीं पे गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में। तो नर्मदा नदी क्लियर है। नर्मदा नदी ने मध्य प्रदेश क्रॉस करा, महाराष्ट्र को छुआ, और गुजरात में फिर काफ़ी बड़ी नदी है, और फिर ये जो है गिर गई गल्फ ऑफ खंबात में। तो नर्मदा नदी का ओरिजिन अमरकंटक से होता है। क्या कोई और नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? हाँ, सोन नदी है। सोन नदी जो है यहाँ से फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है और गंगा में जाके मिल जाती है। सोन नदी याद आया कुछ? लेक्चर नंबर 1 देखिए पहले, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 से पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस नदी को हम मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन बोलते हैं, जीवन रेखा।
मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है नर्मदा, और इसका जो बेसिन है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है, चाहे वो ना के बराबर क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ को भी ये अपना पानी देती है। ठीक है, ये नदी विंध्या और सतपुरा के पहाड़ों के बीच में बहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि कौन सी नदी है। ये हैं आपके विंध्या के पहाड़ और ये हैं आपके सतपुरा के पहाड़। तो विंध्या और सतपुरा के पहाड़ों के बीच में से बहती है नर्मदा नदी। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। तो नर्मदा में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, इनके बस आपको नाम याद रखने हैं, इनमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुई इनकी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे तावा नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग है। दूधी, तावा, हिरण, बरना और हथनी, ये सारी नदियां जो हैं ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की। इनके अलावा भी और भी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बस इतना है। तो मैंने सरकारी वेबसाइट से लिया है, जो हमारी सरकारी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जैसे आज की तारीख में हम जल शक्ति बोलते हैं। तो वहां पे आप ये देख सकते हैं नर्मदा का पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे नर्मदा जो है वो जा रही है। तो यहाँ पे ये अमरकंटक है एकदम बॉर्डर पे, फिर ये पूरा इन्होंने ये इसका मैप वो किया हुआ है नर्मदा का पूरा बेसिन। ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। तो ये वही मैप है, बस इसको जूम करके दिखाया हुआ है। तो जो शहर हैं इसके किनारे वो सब दिखाए हैं, जबलपुर है, जो भी शहर नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद वगैरह सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये स्क्वायर किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे गुजरात। गुजरात में 11,399 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सींचती है नर्मदा, और महाराष्ट्र में बहुत ही थोड़ा 1538, और छत्तीसगढ़ में तो ना के बराबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं एरिया की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नर्मदा एरिया सींचती है यानी ड्रेन करती है किस राज्य में। अब बात करते हैं लंबाई की कि भाई नर्मदा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है। तो देखो नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलोमीटर लंबी है, उसमें 1079 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, यानी बड़ा क्लियर है। और आपको यहाँ पे ये डायग्राम देख के भी एकदम क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम देखिए, ये आपको कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई नर्मदा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस में है। तो ये 1312 किलोमीटर जो लंबी है पूरी, इसमें से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, कितनी, 1079 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। और बस इतना याद रख लो, इतना काफ़ी है। उसके बाद जो 159 किलोमीटर है वो गुजरात में है, 159 किलोमीटर जो है वो गुजरात में है। उसके बाद गुजरात में और महाराष्ट्र को तो सिर्फ छूती है, तो तीसरे नंबर पे आती है। लेकिन अगर आप देखें एरिया, तो एरिया में जो है सेम ही है, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे में गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र। सेम है, मतलब लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे दूसरी नदियों में। अब यहाँ पे इस पे कौन कौन से वाटरफॉल हैं, जलप्रपात है नर्मदा नदी पे। निनई फॉल है गुजरात में, निनई। उसके बाद ये अपना पूरा पश्चिम की तरफ बहेगी और फिर ये गिर जाएगी गल्फ ऑफ खंबात में, यानी कि कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात, या इसको कई बार कैम्बे लिखा होता है, तो उसमें गिर जाएगी अरब सागर में। ठीक है, कोई डाउट। और ये भरूच के पास गिरती है, भरूच से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये गिर जाती है कैम्बे में। तो भरूच शहर जो तापी रखा हुआ। ऐसे ही गुजरात में एक और डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। उसका नाम नर्मदा डिस्ट्रिक्ट क्यों रखा है, क्योंकि नर्मदा वहां बह रही है। ठीक है, तो भरूच भी नर्मदा के किनारे है और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट भी नर्मदा के किनारे है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भाई सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ, तो वो कौन सी है, वो है नर्मदा। क्योंकि गंगा ये सब कहाँ बह रही थी, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, इसी से समझ जाइए कि भाई वो ईस्ट की तरफ बह रही है। ठीक है, ईस्ट की तरफ बह रही है। तो यहाँ पे भारत की नदियों की बात हो रही है। हम यहाँ पे इंडस और ब्रह्मपुत्र को कंसिडर नहीं करेंगे। तो और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो भी ईस्ट फ्लोइंग है। तो वेस्ट फ्लोइंग सबसे लंबी हो गई नर्मदा। कोई डाउट। अच्छा, अब ये नदी, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए और मैं इसको बड़े कंसेप्चुअली बताऊंगा आपको कि भाई ये एक बुद्धि कैसे सुलझाई जाए कि ढलान तो एक तरफ ही हो सकती है ना। ये नदियां जो हैं, देखो मैंने एक वीडियो नंबर 1 में आपको ये बताया था कि हैं वो ढलान उनमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये नदियां हिमालय के बनने से पहले बनी थी, पहाड़ों के बनने से पहले बनी थी। तो ये नदियां पहले से थी, तो ये पहाड़ों में गॉर्ज बनाती हैं। हिमालय की जो नदियां होती हैं
हिमालय की जो नदियां हैं वो सारी की सारी पहाड़ों में छेद बना के निकल जाती हैं, क्योंकि हिमालय बाद में बनी है और नदियां पहले बनी है, तो हिमालय उनके अराउंड बने, राइट। लेकिन जो ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, और यहाँ पे पेनिनसुलर नदी कहेंगे नर्मदा को, नर्मदा तापी वगैरह, तो ये कब बनी है? ये पहाड़ों के बनने के बाद बनी है। यानी कि पहाड़ पहले हैं, नदी बाद में बनी है। यानी जहां पहाड़ की ढलान होगी वहीं तो नदी बहेगी, क्योंकि पहाड़ पहले बन चुका है। यानी दक्षिण भारत की, चाहे वो नर्मदा और तापी हो, ठीक है, चाहे वो महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी हो, ये ढलान पे निर्भर करती हैं। अब ढलान तो एक ही तरफ होगी, या तो इस तरफ होगी ढलान या इस तरफ होगी। तो ऐसा कैसे कि ये 4 नदियां तो गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में और ये गिर रही हैं अरब सागर में, ये एक गुत्थी है, राइट। ये चारों तो इस तरफ ढलान है, इसका मतलब ढलान तो इस तरफ है, ये 4 नदियां इस तरफ आ रही हैं, लेकिन ये तो इस तरफ कैसे आ रही हैं फिर? तो ये गुत्थी मैं हमेशा के लिए सुलझा देता हूं। आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा और वो है ये। देखो, हमारा जो दक्षिण भारत है, मतलब पेनिनसुलर इंडिया, यानी ये वाला एरिया, इसकी जो ढलान है ना वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यानी कि ये झुका हुआ है हल्का सा। जब हम इस भूभाग की बात करते हैं, इस पेनिनसुला की बात करते हैं, तो वो ढलान जो है इसकी वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इसीलिए महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना ये बात, ये कैसे प्रूव होता है, क्योंकि महानदी गोदावरी, महानदी तो चलो थोड़ा पास से निकलती है रिलेटिवली, लेकिन बाकी जो हैं गोदावरी कृष्णा और कावेरी, ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, इनके यहाँ से ऊंचाइयों से निकलती हैं, राइट। तो ये यहाँ इनके अरब सागर तो बल्कि पास है, तो ये यहाँ क्यों नहीं गिर रही? अरब सागर तो एकदम साइड में नहीं, क्योंकि ढलान इस तरफ है। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो पेनिनसुला के ढलान के हिसाब से गिरती हैं, और बंगाल की खाड़ी जो है बे ऑफ बंगाल, वहां की तरफ ढलान है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आप ये तो जानते हैं कि वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट ज़्यादा है और ये ईस्टर्न घाट है उसकी कम है, तो ढलान ग्रेडियंट जो बनता है वो ऐसे बनता है। इसलिए आप देखेंगे ये सारी नदियाँ वेस्टर्न घाट के यहाँ से निकलती हैं, लेकिन ये गिरती हैं इस तरफ, यानी कि ऐसे, ठीक है, ईस्टर्न घाट की तरफ आती हैं और फिर ये जाके गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो फिर नर्मदा और तापी के साथ ऐसा क्यों नहीं है? वो बे ऑफ बंगाल में क्यों नहीं गिर रही? और ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिफ्ट वैली क्या होती है। देखो ये एक एबरेशन है, ये एक अपवाद है। जैसे आप ये इमेजिन करो कि ये हमारा साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, और ये वो 4 नदियां हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। अब ये तो ढलान के हिसाब से गिर रही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा और तापी जो हैं वो रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली एक अलग ही चीज़ है, और रिफ्ट वैली की जो ढलान होती है वो इस तरफ होती है, यानी कि अरब सागर की तरफ होती है। रिफ्ट वैली एक अपना ही रास्ता वो तय बनाती है और उसी में वो फ्लो करती है, तो वो ग्रेडियंट के हिसाब से फिर फ्लो नहीं करती, राइट। रिफ्ट वैली की डायरेक्शन जो है वो अरब सागर की तरफ है। मैं आपको बताता हूँ रिफ्ट वैली क्या होती है। ये होती है रिफ्ट वैली। तो नर्मदा और तापी जो हैं ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। ये इनके लेफ्ट में भी रिफ्ट है और इनके राइट में भी रिफ्ट है, तो ये नदियां इसीलिए फैल भी नहीं पाती। याद रखिए, इनकी एक अपनी ही इनकी एक ज्योग्राफी है नर्मदा और तापी की। तो और रिफ्ट वैली की डायरेक्शन ऑपोजिट है हमारी पेनिनसुलर स्लोप की डायरेक्शन के, तो इसीलिए नर्मदा और तापी जो हैं वो अरब सागर में बहती है, ठीक है। रिफ्ट वैली में बहने की वजह से जो है और सतपुरा और विंध्या और सतपुरा के पहाड़ हैं वहाँ पे, तो वो पहाड़ उनकी एक अपनी ढलान है। विंध्या और सतपुरा के जो पहाड़ हैं वहाँ पे रिफ्ट वैलीज होती हैं और उनकी एक अपनी ढलान है, और वो ढलान अरब सागर की तरफ है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं है। इसलिए फिर ये विंध्या और सतपुरा की रिफ्ट वैलीज में बहते हुए ये जाके मिल जाती है अरब सागर में। अब एक बात बताइए, नर्मदा मान लीजिए बह रही है, नर्मदा बह रही है इस तरफ, ऐसे ये नर्मदा बह रही है। अब इसके इधर भी पहाड़ हैं और इधर भी पहाड़ हैं, बीच में घाटी है, उसमें बह रही है। तो क्या ये नदी फैल पाएगी? नहीं फैल पाएगी। और नदी जब फैलती है तो क्या बनाती है? डेल्टा। तो क्या नर्मदा नदी और तापी नदी, क्योंकि तापी भी रिफ्ट वैली में बहती है, तो क्या नर्मदा और तापी डेल्टा बना पाएंगी? नहीं, ये सीधी जाके समुद्र से मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एस्ट्यूरी।
ये फर्क होता है डेल्टा में और एस्ट्यूरी में। एस्ट्यूरी में नदी सीधी जाके जो है फैलती नहीं है ज़्यादा, वो सीधी जाके समुद्र से मिल जाती है, तो उसे एस्ट्यूरी कहा जाता है। नर्मदा और तापी एस्ट्यूरी बनाती हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाने की वजह क्या है? क्योंकि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है वो जमीन पे बहती हैं, रिफ्ट वैली में नहीं बहती। और जमीन पे जब वो बहती हैं, और एक बात और याद रखिए, जो ईस्टर्न घाट है हमारे वो कंटिन्यूस नहीं है। जैसे ये हमारे वेस्टर्न घाट है, ये तो एकदम कंटिन्यूस है, लगातार है, ठीक है, बस इनमें थोड़े थोड़े गैप हैं, ताल घाट, भोर घाट, पाल घाट वगैरह थोड़े बहुत गैप हैं। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस नहीं है, उनमें बीच बीच में जगह काफ़ी है, तो नदी वहाँ पे काफ़ी स्कोप है उसके फैलने का, तो नदियाँ फैल जाती हैं और डेल्टा बनाती हैं। अब नदी फैलती कैसे है उसको समझाता हूँ। मान लो ये एक नदी है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये नदी आ रही है, नदी में मिट्टी वगैरह होगी, वो सब होगी, तो नदी में वो मिट्टी वगैरह बैठती जाएगी नीचे, ठीक, धीरे धीरे बैठती जाएगी, और जब वो एक लेवल तक आ जाएगी ऊपर बैठ के, पानी का जो बहाव है वो कम होगा, तो नदी में जो मिट्टी वगैरह है वो यहाँ बैठती जाएगी। जैसे मान लो ये कोई नदी है, तो उसमें जो मिट्टी वगैरह है वो डिपॉजिट होती जाती है नीचे, और जब मिट्टी भर जाती है और बिल्कुल ऊपर तक आ जाती है, जमीन मतलब नदी का जो तल है नीचे, वहाँ से आप इमेजिन करिए मिट्टी भरती जा रही है एक जगह पे नदी में, और वो बिल्कुल ऊपर तक आ गई। जब वो ऊपर तक आएगी तो नदी के ये दो धाराएं बन गई, ठीक है, एक धारा ये बन गई और दूसरी धारा ये बन गई। यहाँ कोई डाउट? मिट्टी जो है उसने इसको, वो मिट्टी भरती गई साल दर साल, और ये प्रोसेस हजारों साल चलता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेकंड में डेल्टा बन गया, ये हजारों लाखों साल की मैं आपको वो बता रहा हूँ, नदियों की जो नदियाँ जिस तरह से इवॉल्व होती हैं। तो ये एक नदी जो थी, तो वो यहाँ पे अब दो धाराओं में बट चुकी है, ठीक है। फिर ये जो नदी है ये आगे चार धाराओं में बट जाएगी, इसी तरह से सेम चीज़ होगी। फिर एक नदी जो ऐसे थी वो ये दो में बटी, फिर ये वाली जो है, फिर यहाँ पे वो मिट्टी भरती जाएगी, फिर वो इसको दो में बांट देगी, इसको दो में, इसको, ऐसे करके नदी जो है वो फैलती जाएगी, और जब नदी इतना ज़्यादा फैल जाएगी तो ये डेल्टा बन जाएगा। यानी कि अगर मैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी की बात करूं, तो वो ऐसा नहीं है सीधी आके समुद्र से मिल गई, वो पूरा फैल के पूरा एरिया बनाती है, डेल्टा बनाती है। महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा। तो ये रीजन है कि नर्मदा और तापी एस्ट्यूरी बनाती हैं, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो वो फैल नहीं सकती। यहाँ पे देखिए नदी फैल पाएगी यहाँ पे नहीं, क्योंकि इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये कि नर्मदा और तापी जो हैं वो वेस्ट में क्यों बहती हैं, जबकि बाकी जो पेनिनसुलर रिवर है वो ईस्ट में बहती हैं। इसका कारण ये है कि बाकी जो रिवर हैं जो ईस्ट में बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, वो पेनिनसुला की स्लोप के हिसाब से, ढलान के हिसाब से बहती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहने की वजह से वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि नर्मदा और तापी जो है वो एस्ट्यूरी क्यों बनाती हैं, डेल्टा क्यों नहीं बनाती। उसका आंसर भी है रिफ्ट वैली में बहने की वजह से ये नदी फैल नहीं पाती, स्प्रेड आउट नहीं हो पाती। कोई डाउट यहाँ पे? और भारत में और भी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, जैसे दामोदर नदी है, छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी, और ताप्ती, ये ताप्ती और तापी एक ही बात है, तो ये इसका आंसर है। और आगे बढ़ते हैं हम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि वाई नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म डेल्टा। एक रीजन और बताता हूं ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती। चलो, एक तो मैंने आपको बता दिया रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है, एक रीजन और है। वो रीजन ये है कि नर्मदा और तापी की जो सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरी हैं वो छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी होने की वजह से वो उतना ज्यादा मिट्टी, सिल्ट वगैरह नर्मदा में नहीं ला पाती। इसका क्या मतलब है? ये नर्मदा बह रही है, तो नर्मदा में छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं। नर्मदा और तापी में जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी मिलती हैं वो छोटी छोटी हैं, तो वो उतना ज़्यादा मिट्टी वगैरह नर्मदा में नहीं डालती। इस वजह से नर्मदा का जो पानी का बहाव है वो बहुत ज़्यादा है। नर्मदा और तापी नदियों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फैल नहीं रही। जब नदी फैलेगी तो वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े एरिया पे फैल रही है। अगर मैं आपको कहूं कि कोई नदी है जो सिर्फ छोटे से एरिया में फैल रही है, तो उसका पानी का बहाव बहुत तेज रहेगा। यही नर्मदा और तापी के साथ होता है, क्योंकि इनका पानी का बहाव इतना तेज है, और क्योंकि इनमें उतनी ज्यादा सिल्ट यानी मिट्टी वगैरह भी दूसरी नदियों से नहीं आ रही, इस वजह से वो बिल्कुल नहीं फैलती। इस वजह से भी वो डेल्टा नहीं बनाती। उनमें अलूवियम जो होता है, जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल, वो कम होती है। जो इनकी सहायक नदियां हैं वो इनके अंदर जो अलूवियम है वो कम डालती हैं, इस वजह से भी डेल्टा नहीं बन पाता। समझ गए?
जब नदी धीरे बहती है तो वो फैलती है, धीरे धीरे बहती है, फैलती है। बहुत तेज और बहुत ही लिमिटेड एरिया में अगर फ्लो कर रही है तो इतनी तेज फ्लो करके निकल जाएगी, वो फैलेगी नहीं फिर। तो ये एक और रीजन है जो नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्टुरी बनाती है। अच्छा, अब जो ये एस्टुरी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेल्टा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है, ठीक है। जो फिशिंग होती है वो एस्टुराइन जोन्स में होती है और एस्टुराइन जोन की अपनी इकोलॉजी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी है नमकीन, यानी साल्ट वाटर, या इसे ब्रैकिश वाटर भी बोल सकते हो। लेकिन नदी का पानी कैसा है? नर्मदा और तापी का पानी कैसा है? उनका पानी तो नॉर्मल पानी है, ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर है। अब फ्रेश वाटर और सी वाटर, जहां पे एस्टुरी बनेगी, यानी एस्टुरी जो है जहां पे नर्मदा समुद्र से मिलेगी, वहां पे पानी की मिक्सिंग होगी, पानी मिक्स होगा, मिलेगा, नमकीन पानी और जो नॉर्मल पानी है वो मिलेगा। तो उस एरिया की अपनी अलग इकोलॉजी होती है, अपनी अलग उसकी जैविक विविधता होती है, अपनी डाइवर्सिटी होती है। अलग तरह के जंतु, अलग तरह की मछलियां वहाँ पे पाई जाती हैं। मछलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट जोन होता है, फिशिंग जोन। वहाँ पे मछलियां पकड़ना काफ़ी ज़्यादा होता है उस एरिया में। एस्टुराइन जोन इज फिशरीज जोन, और उस एरिया की अपनी कंप्लीट अलग इकोलॉजी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और पूछता हूँ। देखो, ये हमारी की खाड़ी में गिरती नहीं, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्नाटक है कहीं, ये केरल है, केरल के ऊपर कर्नाटक है। तो कर्नाटक में एक नदी है जिसको बोलते हैं श्रावती नदी, श्रावती नदी, राइट। वो यहाँ निकलती है, यहीं गिर जाती है अरब सागर में। वो इस तरफ क्यों नहीं आ रही? क्या वो भी रिफ्ट वैली में बहती है? नहीं, वो रिफ्ट वैली में नहीं बहती। लेकिन फिर वो यहाँ कैसे गिर जाती है? रिफ्ट वैली का तो समझ में आता है भाई, ठीक है, उसकी एक अपनी ढलान है जो विपरीत है पेनिनसुला के। लेकिन जो ये छोटी छोटी नदियां हैं, श्रावती है, पेरियार है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये अरब सागर में कैसे गिर जाती हैं? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के इस तरफ से निकलती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है उनकी स्लोप के, जैसे ये है, ये हमारा कोस्ट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो इनमें कई नदियां ऐसी हैं जो इस एरिया से निकलती हैं, तो ये फिर इस तरफ फ्लो करती है। इनके लिए अरब सागर जो है पास है, ये वहां पे फ्लो करती है। इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है। ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के ये नदी इधर से निकली और इनका ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका में एक नदी है काली नदी या श्रावती नदी, ये वेस्टर्न घाट है। तो जो इधर से निकल रही हैं वो स्लोप उधर ले रही हैं, जो इधर से निकलेंगी वो सीधी यहाँ इस तरफ स्लोप लेंगी और तुरंत अरब सागर में गिर जाएंगी। और एक बात और है, ये नदियाँ भी जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, यानी जो काली रिवर है या जो श्रावती नदी है, ये सब भी डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? इसका रीजन अलग है। ये नदी इधर से निकल रही है, ठीक है। अब ये नदी सीधी यहाँ गिर रही है और इनके पास ट्रेवल करने को डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अरब सागर तो एकदम लगा हुआ है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, हम ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ है, ये मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ है। तो उन्हें तो उतना ट्रेवल करना ही नहीं है, वो तो यहाँ से निकली यहीं की यहीं गिरना है। समुद्र बहुत नजदीक है, समुद्र बहुत नजदीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ज्यादा नहीं करना। और वेस्टर्न घाट की हाइट भी बहुत ज्यादा है, तो वेस्टर्न घाट से वो बड़ी स्पीड से नीचे आएंगी और एकदम से डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है, तो सीधा जाके समुद्र से मिल जाएंगी। फैलने का टाइम ही नहीं है, फैलने की जगह ही नहीं है, फैलने के लिए उतना डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी नदियों का रीजन क्या है कि वो एस्टुरी कि वो डेल्टा नहीं बनाती, वो रिफ्ट वैली में नहीं बहती, फिर भी नहीं बनाती डेल्टा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हाई ग्रेडियंट से गिरती हैं वेस्टर्न घाट के, और डिस्टेंस भी ट्रेवल करने को ज्यादा नहीं होता और वो सीधी अरब सागर में गिर जाती है। तो इनमें कुछ नदियां हैं ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और फिर वो अरेबियन सी में फ्लो करती है। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अब हम आते हैं तापी रिवर के ऊपर। तापी रिवर का क्या सीन है? तापी रिवर को जुड़वा बहन बोलते हैं नर्मदा की, बिल्कुल ये इसका बेसिन है। लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको एक डायग्राम में दिखाऊं, ये देखो जुड़वा बहन क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बनाना होगा मुझे, गुजरात वाला एरिया जो है। तो ये नर्मदा ऐसे बह रही थी, इसी के साथ साथ बस तापी चलती है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है, नर्मदा और तापी के बीच में पहाड़ आते हैं, इसको बोलते हैं सतपुरा के पहाड़।
ठीक, और नर्मदा के ऊपर पहाड़ है विंध्या, तो नर्मदा तो बहती है विंध्या और सतपुरा के बीच में, और जो तापी है वो बहती है सतपुरा के साउथ में, सतपुरा के साउथ में जस्ट डेक्कन के ऊपर। तो तापी भी रिफ्ट वैली में बहती है और बिल्कुल एकदम नर्मदा जैसी है हर तरह से, मतलब जो डायरेक्शन है, जो स्टेट्स कवर करती है, सब कुछ। तो सूरत के पास गिर जाती है गल्फ ऑफ खंबात, ये भी गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तापी नदी पे भी काफी सारे डैम हैं, जैसे काकड़ापार डैम, उकाई डैम, गिरना डैम या प्रकाश बैरेज। प्रकाश बैरेज, गिरना डैम, उकाई डैम और काकड़ापार डैम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है। देखो ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, ये जो एरिया है। अब इसमें आप देख सकते हो ये बैतूल है, बैतूल से ये नदी निकली, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे फ्लो करती है पूरा, और ये फ्लो करके ये ऐसे पूरा महाराष्ट्र को क्रॉस करके मध्य प्रदेश में भी बह रही है, महाराष्ट्र में भी बह रही है, और फिर ये गुजरात चली जाती है। गुजरात फिर ये जाके सूरत के पास जाके ये अपनी गिर जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका मेन वो है, और फिर ये गुजरात में जाके गिर जाती है अरब सागर में। तो तापी नदी के बारे में थोड़ा और जानेंगे हम। तापी नदी जो है ये हिल्स में भी बहती है और प्लेन्स में भी बहती है। हिली जो एरिया है जिनमें सतपुरा, सातमाला, महादेव, अजंता, गावलीगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे काफ़ी जंगल वाले इलाके हैं, वहाँ पे बहती हैं। और जो प्लेन्स वाला इलाका है उसे बोलते हैं खानदेश एरिया। खानदेश एरिया जो है यहाँ पे फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे खेती होती है। यानी तापी, पंजरा, अनैर, अरुणावती, गोमई, यही सब नाम लिखे हैं यहाँ पे। जो नदियाँ तापी में मिल रही हैं उनके नाम मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तापी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी है पूर्णा, दूसरे नंबर पे है गिरना। तो पूर्णा और गिरना सबसे इंपॉर्टेंट है तापी की ट्रिब्यूटरीज में। अब हम आते हैं माही नदी पे। तो हमने ब्रह्मपुत्रा पढ़ ली, नर्मदा पढ़ ली, तापी पढ़ ली और सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हम आते हैं माही रिवर पे। माही रिवर को हम माही सागर भी बोलते हैं। आपने गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा माही सागर, तो इसी के नाम पे है। तो माही सागर ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न इंडिया में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में शुरू होती है, फिर ये राजस्थान में जाती है, फिर ये लौट के गुजरात में आती है, और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। माही सागर रिवर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ से निकलती है, तो ये मिंडा विलेज है जो धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। आइए मैं आपको मैप से समझाता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ये इस एरिया पे फोकस करेंगे, यानी कि हम जो अब तीनों नदियां पढ़ेंगे, तो हम एक तो पढ़ेंगे ये नदी जो है लूनी, अगेन ये पश्चिम की तरफ बह रही है इस तरफ, फिर हम पढ़ेंगे साबरमती, और फिर हम पढ़ेंगे माही। लेकिन माही इनमें सबसे खास है, वो क्यों? देखो ये निकली यहाँ से मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से फिर ये ऊपर आई, अब ये घुस गई राजस्थान में, राजस्थान में फिर ये नीचे लौट के वापस आई, गुजरात में घुसी, और फिर ये गल्फ ऑफ खंबात में गिर गई। यानी कि इस नदी का रास्ता बड़ा अलग तरह का है। और एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार काट रही है। ये मध्य प्रदेश से निकली, फिर ये ऊपर गई, पहले ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है राजस्थान की तरफ, तो ये ऊपर जा रही है, फिर ये लौट के आ रही है, तो यानी कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार ऊपर जाते हुए राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जाते हुए, और एक बार राजस्थान से नीचे गुजरात की तरफ आते हुए, ये 2 बार क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि कौन सी नदी है भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? तो आंसर है वो नदी है माही। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, और इसका रूट भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश से निकली, ऊपर गई राजस्थान, राजस्थान से लौट के आई गुजरात, और फिर गिर गई गल्फ ऑफ खंबत में। तो अब ये पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये मध्य प्रदेश से निकली, और फिर ये थोड़े डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद राजस्थान गई, फिर ये गुजरात गई, और फिर गिर गई अरब सागर में। क्लियर? तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए इन्हें। और इसके बाद ये वही लिखा है बस जो मैंने आपको रास्ता बताया था, तो उसमें वो कभी नॉर्थ वेस्ट में गई, कभी वो साउथ ईस्ट में गई, कभी वो वही सब लिखा है डायरेक्शंस। लेकिन बड़ा लिखा होगा यहाँ पे, ये जब राजस्थान से गुजरात आ रही है तो ये ऐसे नीचे आ रही है। ये गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, वडोदरा, आनंद और खेड़ा। आनंद और खेड़ा।
तो इनको ये पानी देती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनको ये पानी दे रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताने वाला था वो ये है कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें क्या है। ये हमारी धरती है, ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत से पास होता है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा इसे बोलते हैं हिंदी में। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो आंसर है माही नदी। और हमने देख लिया कैसे वो 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। अब इक्वेटर आप जानते हैं अफ्रीका से पास होता है, तो अफ्रीका में ये नदी है यहाँ पे जो कोंगो नदी है, ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो अगर पूछे इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है तो आंसर होगा कोंगो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये पास होता है, एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो है वो कहाँ पे फ्लो करती है, अगर ये पूछ लें तो लिम्पोपो नदी जो है वो साउथ अफ्रीका में फ्लो करती है। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मतलब ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नदी है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसको वो 2 बार क्रॉस करती है। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूं, आ सकता है। अब माही नदी में बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं साबरमती। साबरमती में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको मैं डायग्राम में एक बार साबरमती दिखा दूं, बहुत ही आसान। अब साबरमती देखो, ये साबरमती का उद्गम यहाँ से कहीं से हो रहा है और फिर ये ऐसे आ रही है, अहमदाबाद शहर साबरमती के किनारे, और ये सीधी यहाँ गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है। वेरी वेरी सिंपल, यानी राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है, बिल्कुल सिंपल है, सीधी एकदम नदी है, कोई दिक्कत नहीं। साबरमती नदी पे साबरमती आश्रम है जहाँ गांधी जी रहा करते थे, और ये अहमदाबाद शहर इसके किनारे है। तो साबरमती नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक का नाम है साबर और एक का नाम है हथमती। तो साबर और हथमती जब मिलती है तो बनती है साबरमती, और ये राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। ये राजस्थान से निकलती है उदयपुर से, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और फिर ये साउथ की तरफ आती है गुजरात की तरफ, और फिर ये अरब सागर में यानी कि गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। इसमें कुछ और छोटी छोटी नदियां मिलती हैं जैसे वकाल, बत्रक, सी वगैरह, इनके नाम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी, आइए आपको मैप में दिखाते हैं कि लूनी नदी कहाँ है। लूनी नदी जो जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारे जो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लूनी नदी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये राजस्थान से निकली, अजमेर से, अरावली की पहाड़ियों से, फिर ये पश्चिम और दक्षिण की तरफ गई। वेस्टर्न फ्लोइंग है तो वेस्ट में तो जाएगी, तो वेस्ट में गई और फिर ये यहाँ पे कहीं खो गई। ये कच्छ है, तो ये कहीं रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। यानी कि लूनी नदी जो है वो समुद्र में मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि लूनी नदी जो है वो, उसमें उतना पानी नहीं है। कई बार इसमें फ्लैश फ्लड आते हैं या छोटे मोटे फ्लड आते हैं, लेकिन लूनी नदी में पानी उतना ज़्यादा नहीं है, और ये थार डेजर्ट से फ्लो करती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं बाड़मेर, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जालौर वगैरह, ये थार डेजर्ट का पार्ट है। तो थार डेजर्ट से जब फ्लो करती है तो डेजर्ट वाले एरिया में, वहाँ पे इस नदी में जो वाष्पीकरण है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे जो मिट्टी है, रेत है, वो है, उसी में वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो ड्राई हो जाती है। नदी जो है ये ड्राई हो जाती है। इस वजह से लूनी नदी जो है वो यहाँ कच्छ में ही कहीं ख़त्म हो जाती है। वो यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी तक तो पहुँच ही नहीं पाती। तो लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं। लूनी नदी जो है ये अजमेर से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से, और पुष्कर वैली से निकलती है। उसके बाद ये ट्रैवल करती है साउथ ईस्ट पार्ट में, साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जा रही है थार डेजर्ट में। फाइनली इसकी डायरेक्शन तो वेस्ट ही है, वो बीच बीच में कई बार साउथ ईस्ट हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर ये फाइनली रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात, वहाँ पे खत्म हो जाती है। 495 किलोमीटर ट्रैवल करती है टोटल। इस नदी को पहले सागरमती बोला जाता है, साबर नहीं, सागरमती। फिर जब ये गोविंदगढ़ क्रॉस करती है तो फिर इसमें सरस्वती नदी आके मिलती है, और फिर इसको जो है हम लूनी फाइनली बोलते हैं। यानी कि ये सरस्वती नदी जो है पुष्कर लेक से निकलती है, और उसके बाद इसका नाम फिर लूनी होता है। ये एक्स्ट्रा डेटा, ये ज़रूरी नहीं है। इस पे डैम है, 3 डैम है, एक है दंतीवाड़ा, एक है सिपू, और एक है जसवंत सागर। जसवंत सन फ्लोइंग है, ये भी पश्चिम की तरफ फ्लो करती है, और श्रावती नदी जो है कर्नाटक में, वो भी वेस्टर्न फ्लोइंग है। तो तावा रिवर जो है ये सतपुरा में सतपुरा के पहाड़ों से निकलती है, बैतूल में, मध्य प्रदेश में,
और ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, यानी नर्मदा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है तावा नदी। ठीक है, फिर श्रावती नदी। श्रावती जो नदी है ये कर्नाटक से निकलती है, ये भी वेस्ट की तरफ बहती है, और श्रावती नदी जॉग फॉल बनाती है। भारत में जॉग फॉल जो बनते हैं तो श्रावती नदी भी जो है वो जाके मिल